जय हिंद क्लास 10th के विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, कम से कम 10 से 12, या आपको हो सकता है कि 15-20 सवाल भी आपका सब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना जरूर रहेगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न उठाए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल कहा जा रहा है कि समांतर क्रम समूहन क्या है, ठीक है, और समतुल्य प्रतिरोध का गणना करना है। समांतर क्रम समूहन, ठीक है। तो सबसे पहले आप समांतर क्रम समूहन समझ लीजिए। क्या होता है कि जब एक प्रतिरोध का एक प्रतिरोध का एक सिरा और दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे को एक साथ, मतलब सभी प्रतिरोध, जितना प्रतिरोध लेंगे सबका एक सिरा को एक साथ, ठीक है, और दूसरे सिरा को अगर एक साथ जोड़ देते हैं, तब उस प्रकार का जो समूहन बनता है उसको क्या बोलते हैं? समांतर क्रम समूहन कहा जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा बात कि समांतर क्रम समूहन हम लोग इसको कह देंगे। फिर बोला गया आप इसे जो समतुल्य प्रतिरोध जो होगा, मतलब कुल जो मिलेगा, फिर से हमको उसका एक गणना करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको समूहन किया जाता है। देखिए, यहाँ पर एक परिपथ बनाया गया है, ठीक है। एक परिपथ बनाया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि V वोल्ट की बैटरी लगाई गई है और I एम्पियर का धारा यहाँ लगाएगा। मतलब कुल मिला के आप समझ लिया, यहाँ पे विद्युत परिपथ बना रखे हैं, ठीक है। विद्युत परिपथ बना रखे हैं और समांतर क्रम है, इसलिए यहाँ पर 3 हम लोग प्रतिरोध लिए हैं, सो भी समांतर रूप में लिए, ठीक है। तीनों प्रतिरोध का देखिए, ऐसा एक तरफ का एक सिरा और दूसरे तरफ का एक सिरा आपस में जोड़ दिए, ठीक है। और R1 प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध है और R3 प्रतिरोध है यहाँ पर। और I1, I2 और I3 धारा, और I1, I2, I3 धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। उसके बाद इसके पैरेलल में ही हम लोग क्या लिए, एक और ले लिए है ये परिपथ। और इस परिपथ में हम लोग क्या दिखा रहे हैं? तो इस परिपथ में दिखा रहे हैं कि जितना ये तीनों प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है मिलजुल के, उतना ही अकेले प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो फिगर है वो वाला, जैसे कि इसको हम लोग बोलेंगे आरपी। तो यहाँ भी देखिए, V वोल्ट की बैटरी से जोड़े हैं और I एम्पियर धारा प्रवाहित हुई है, और आरपी आपका यहाँ पर क्या है? एक प्रतिरोध है, ठीक है। चलिए, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा बात तो यही, सॉल्व कैसे करेंगे, किस हिसाब से लिखना है इसको। तो जो फिगर में हम लोग देख रहे हैं वही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। जैसे कि माना कि R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इन्हें एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, ठीक है। V वोल्ट की बैटरी से जोड़े हैं कि नहीं जोड़े? देखिए यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी से जोड़े, ठीक है। और तीन आपका R1, R2, R3 यहाँ पर तीन प्रतिरोध था, ठीक है। और V वोल्ट की बैटरी से अगर जोड़े हैं, जिससे परिपथ में क्या हो रही है? I नाम की धारा जो है, I एम्पियर की धारा, यहाँ पर I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। यहाँ तक तो सही है। आगे देखिए, अब एक समतुल्य प्रतिरोध बनाया गया है, जो तीनों के द्वारा उत्पन्न किए गए प्रतिरोध के बराबर प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, और इसे आरपी से दिखाया जाता है, आरपी से दिखाया गया, ठीक है। अब हम लेंगे अब ओम के नियम से। देखिए, ओम का नियम हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? V बराबर I हर होता है, ठीक है। लेकिन ये आपका कब होता है? जब श्रेणी क्रम हो। लेकिन समांतर क्रम हो तो आप सीधे इसको उल्टा के I बराबर निकालना हो तो V/R कर सकते हैं, ठीक है। I बराबर V/R, ये भी एक नियम था। तो I बराबर V/R से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? I1 बराबर क्या होगा? V/R1, समीकरण 1। फिर I2 होगा V/R2, समीकरण 2। और I3 होगा V/R3, समीकरण 3 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद समतुल्य परिपथ क्या होगा? तो समतुल्य परिपथ में होगा I बराबर V/RP, I बराबर V/RP, ये हम लोग का समीकरण 4 है। अब क्या करेंगे? तो समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1, 2, 3 जोड़ेंगे, LHS एक तरफ जोड़ना है, RHS एक तरफ जोड़ना है। I1, I2, I3 को जोड़ दिए, और यहाँ हम लोग जोड़ दिया RHS को V/R1, V/R2, V/R3 को, ठीक है। और I बराबर यहाँ पर क्या हो गया? मतलब कुल मिला के तीनों को मिलाकर यहाँ क्या हो गया? तीनों को मिला के I हुआ। और यहाँ पे देखिए, V को हम लोग कॉमन लिए, तीनों जगह V था, कॉमन ले लिए, तो ऊपर बचा 1/R1, 1/R2 और 1/R3 प्लस में, ठीक है। अब आगे देखिए, समीकरण 4 से। समीकरण 4 हम लोग का क्या था? I बराबर V/RP था। I के जगह पे हम लोग क्या बैठाए? V/RP बैठा रखे हैं, I बराबर, ठीक है। और इसके जगह पे हम लोग पूरा इस फिगर को बैठाए हैं कि V बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3, ठीक है। अब देखिए, कुल मिला के V और V यहाँ से कैंसिल हो चुका है, तो 1/RP हम लोग का बचा है, 1/RP, और बराबर क्या आया? 1/R1, 1/R2 और 1/R3 तीनों जोड़ में, ठीक है। तो यही तो हमको प्रूफ करना था कि समतुल्य प्रतिरोध जो इतना गणना करता है, उतना ये लोग तीनों प्रतिरोध मिलकर उतना धारा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले बार आप देखिए, पिछले बार आपका श्रेणी क्रम समूहन आया हुआ था पिछले बार के एग्जाम में, तो इसलिए ज़्यादा चांसेस है कि इस बार समांतर क्रम समूहन आ सकता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे। बाकी अगर आप 2 और 3 वीडियो जो सब्जेक्टिव का नहीं देखे, वहाँ भी आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ विद्युत मोटर, जनरेटर जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है।
देखिए हो सकता है कि यहाँ सवाल बन सकता है, ठीक है? इसलिए काफ़ी मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो चलिए देखेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो चुंबक के चारों ओर का आसपास का क्षेत्र, ठीक है? चुंबक के आसपास का क्षेत्र जहाँ जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को रखने पर वह चुंबक उस पर बल लगा देता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। और यह मुख्यतः उसी चुंबक का होता है, यह एक सदिश राशि हो। देखिए क्या बोला गया है? तो एक चुंबक है यहाँ पे, ठीक है? नॉर्थ और साउथ का छड़ चुंबक एक ले रखे, ये जहाँ तक बल लगाएगा, मान के चलिए यहाँ तक बल लगाया, तो इसका चारों तरफ का क्षेत्र क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, जहाँ तक बल लगाएगा, ठीक है? चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन अब एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है? तो देखिए किसी भी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र क्या बोले थे? तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर तक वो बल लगा पाता है उसको चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। तो अब उस चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग जिस काल्पनिक रेखा के द्वारा दर्शा देंगे ना, जिस काल्पनिक रेखा द्वारा जिसको दिखा देंगे, उस काल्पनिक रेखा को उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है? और आपसे पूछा जा सकता है कि छड़ चुंबक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को खींचिए, तो आप क्या करेंगे? नॉर्थ और साउथ ले लेंगे, ठीक है? कहीं भी इसको ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से एक निकालिएगा, इसको यहाँ घुसा दीजिएगा, फिर यहाँ से ऐसे, तो इस तरह करके आपको फिगर बना देना है बढ़िया से, एकदम साफ सुथरा। यह आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है? एक तो इधर घुमा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सारा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है? और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा स्पर्श रेखा बताती है, ठीक है? स्पर्श रेखा यहाँ पर देखिए, स्पर्श रेखा जो गया है ये बताता है, कंपास की सुई जो होती है ये सब बता देती है। अब देखिए कुछ इसका गुण भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का कुछ इंपॉर्टेंट गुण भी होता है, तो उस गुण को हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो देखिए सबसे बड़ा बात है कि उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होती है वो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, जितनी भी रेखाएं हैं यहाँ पे उत्तरी ध्रुव से निकल रही है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर रही है, ठीक है? चुंबक के बाहर का बात कर रहे हैं। उसके बाद प्रवेश करने के बाद चुंबक के अंदर या दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर प्रवेश कर जाती है, ठीक है? यानी चुंबक के बाहर बात करें तो नॉर्थ से साउथ तरफ जाती है, और चुंबक के अंदर अगर बात करें तो साउथ से नॉर्थ में चल जाती है। फिर है जहाँ ध्रुव होता है, ठीक है? तो ध्रुव के सामने क्षेत्र रेखाएं काफ़ी घनी हो जाती है, काफ़ी सघन होती है, ठीक है? उसके बाद अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शिका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, जहाँ भी स्पर्शिका खींचेंगे वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। और क्षेत्र रेखाओं की निकटता ये बताती है कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कितनी ज़्यादा अधिक है। अगर मान के चलिए सघन है, ठीक है? अगर सघन है चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होगी? अधिक हो जाएगी। और जहाँ क्षेत्र रेखाएं काफ़ी फैली होती है वहाँ इसकी प्रबलता काफ़ी कम होती है। मान के चलिए कि ये आपका छड़ चुंबक था ऐसे, ठीक है? और ऐसे मान के चलिए ऐसे फैला हुआ है, बहुत दूर है, देखिए यहाँ तो सब सघन होगा, यहाँ और यहाँ ध्रुव जहाँ होगा वहाँ सघन होगा, लेकिन अदरवाइज बाहर क्या होगा? बहुत ज़्यादा मतलब प्रबलता कम हो जाएगी इसकी। उसके बाद है ये क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है? सबसे बड़ा बात है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, और यहाँ से एक सवाल भी बनता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। उसके बाद आगे है ये रेखाएं एक बंद लूप का निर्माण करती है। देखिए जैसे इस तरह से खींचे तो एक बंद लूप बनाया कि नहीं बनाया? तो ये एक बंद लूप का निर्माण करता है। उसके बाद आगे चुंबकीय रेखा का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित दिशा होती है, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से जान लेते हैं। समान ध्रुव में यानी नॉर्थ से नॉर्थ में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, धक्का देने वाला काम होता है। और असमान ध्रुव यानी नॉर्थ से साउथ जो होता है आकर्षण, खींचने का काम करता है, ठीक है? तो ये रहा आपका चुंबकीय क्षेत्र का क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। भौतिक गुण के आधार पर धातु और धातु में अंतर, और एक आपका आता है रासायनिक आधार पर, ठीक है? तो दोनों हम लोग देखने वाले हैं, दोनों देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भौतिक गुण के आधार पे, तो देखिए भौतिक गुण पर धातु क्या होती है? धातु यह ठोस अवस्था में पाई जाती है। वहीं अगर अधातु की बात करें तो यह क्षण भंगुर होती है, यानी कि टूट सकती है, ठीक है? उसके बाद आगे ये ताप और धारा उत्पन्न कर सकती है। धातु जो होती है वो ताप और धारा उत्पन्न करती है, जबकि अधातु जो है ताप और धारा उत्पन्न नहीं करती है। नेक्स्ट सवाल है कि धातु चमकदार होते हैं और इसमें इसे धात्विक चमक भी कहते हैं, ठीक है? इसे धात्विक चमक भी कहते हैं, ठीक है? और वहीं पर अधातु जो है चमकदार नहीं होता है। लेकिन एक अपवाद होता है दोस्तों, हीरा और आयोडीन, ठीक है? दो अपवाद होता है, हीरा और आयोडीन, जो चमक जाता है, जबकि इसको चमकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है धातु का गलनांक यानी द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन दो इसका भी अपवाद है, गैलियम और सीजियम, ठीक है? गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातु है, मतलब सॉरी दो ऐसी धातु है जो हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। तो धातु का द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है, लेकिन अधातु का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। फिर है धातु जो होती है वो कठोर होती है और अधातु कठोर नहीं होती है, लेकिन धातु में भी अपवाद होता है, कौन? सोडियम और पोटेशियम, ठीक है? क्योंकि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, क्योंकि इसको चाकू से आसानी से काट लेंगे तो ये कठोर नहीं हुआ, जबकि धातु का गुण होता है
कठोर वाला, लेकिन ये दोनों ये तीनों कठोर नहीं होता है। फिर आगे है, यह ठोस होती है, ठीक है। धातु जो होती है वो ठोस होती है, लेकिन इसका भी अपवाद होता है, पारा और मरकरी। पारा देखिए, पारा जो होता है, पारा और ब्रोमीन बोल सकते हैं, पारा पारा ही, ठीक है। पारा पारा जो होता है, मरकरी, ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं कमरे के ताप पे। उसके बाद धातु जो ठोस और गैस दोनों होती है, लेकिन अपवाद क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन यहाँ पर द्रव हो जाता है। आपको सवाल ही पूछा जाता है कि वैसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो ब्रोमीन होती है। फिर आगे है कि धातु जो है यह आघातवर्ग और तन्य होती है, ठीक है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाते हैं, और सबसे तन्य धातु क्या होती है, सोना होती है। वहीं पर अगर अधातु का बात करें तो वह आघातवर्ग और तन्य नहीं होती है। आगे धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, और चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है, चांदी सबसे अच्छा चालक है। और अगर चांदी नहीं रहा तो कॉपर आपका हो सकता है अच्छा चालक, ठीक है। और अधातुएं क्या होती है, अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन अपवाद क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका विद्युत का सुचालक हो जाता है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हो जाता है, जबकि ये अधातु है, तो इसलिए अपवाद है। यहाँ पे अपवाद को ध्यान से देखना है। आगे धातुएं सोनोरस होती है, यानी कि इससे एक धात्विक आवाज आता है, उसको बोलते हैं सोनोरस। और अधातु में सोनोरस नहीं होता, ठीक है। धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, जबकि अधातु में विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं पाई जाती है। उदाहरण का बात अगर करें तो जहाँ पर ये सी जैसे कॉपर, एजी, एमजी, एल्यूमिनियम, ठीक है, सब सब आपका धातु हो गया। और कार्बन और नाइट्रोजन क्या हो गया, अधिकतर जितनी भी गैसें होती है जल्दी पर वो अधातु होती है। तो ये रहा आपका ये भौतिक आधार पर धातु और अधातु में अंतर। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक आधार पर क्या अंतर होता है, ठीक है, दोनों में रासायनिक आधार पर अंतर। तो दोनों अंतर हम लोग देखने वाले हैं। देखिए रासायनिक आधार पर अंतर, देखिए रासायनिक गुण के आधार पर, तो एक तरफ धातु लिखेंगे, एक तरफ अधातु लिखेंगे, ठीक है। देखिए अब रासायनिक बात सब कुछ बताना है हमको। तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, वहीं पर अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो अधातु से अम्लीय, ठीक है, और धातु से क्षारीय आप याद रख सकते हैं। आगे है धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, जबकि अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है, ठीक है। आप उदाहरण देख सकते हैं कि Mg+2HCl, यानी धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया की है तो हाइड्रोजन गैस बना रही है। वहीं पर अगर बात करें अधातु ले लिए कार्बन, और ये इसको हम ले लिए H2SO4 को, तो यहाँ पर जल मतलब यहाँ पर गैस नहीं बना बल्कि जल बना है। आगे है धातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, जबकि अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती और इस कारण जल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती है, ठीक है। धातु का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है और यह जल्द पानी में डूब जाता है, जबकि अधातु का बात करें तो अधातु का घनत्व कम होता है, इसलिए जल्द पानी में नहीं डूबता है। नेक्स्ट है धातु तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, जबकि अधातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है। आगे है धातुएं क्लोरीन के साथ आयनिक क्लोराइड बनाती है, और धातुएं क्लोरीन के साथ सहसंयोजक क्लोराइड बनाती है। आपको बंधन तो पता ही होगा कि आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन। नेक्स्ट है धातुएं प्रायः हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करती, जबकि अधातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोग करती है और अस्थायी हाइड्रोक्साइड बनाती है, OH बनाती है। धातुएं जलीय विलयन में धनायन बनाती है, जबकि अधातुएं जलीय विलयन में ऋणायन बनाती है। बच्चों आगे है धातुएं जो है धनात्मक आवेश की प्रकृति की होती है, यानी यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है, जबकि धातुएं जो है ऋणायन आवेश की प्रकृति की होती है और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर, और जबकि अधातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4, 5, 6 या 7, 8 हो सकता है, ठीक है। उदाहरण में आप देखिए सोडियम ले लीजिए तो 2, 8, 1 हो गया, बाहरी कक्षा 2, 8, 1, और यहाँ पर नाइट्रोजन 7 बना है तो 2 और 5 बना है, ठीक है। तो ये दोनों अंतर हम लोग देख चुके हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे समावयवता, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या है और पेंटेन के समावयवों के नाम और संरचनात्मक सूत्र लिखें, ठीक है। देखिए समावयवता, तो ऐसे विभिन्न यौगिक जिनका अणुसूत्र समान, अणुसूत्र आपका समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उसे समावयवता कहते हैं, ठीक है, उसे समावयवता कहते हैं। इस घटना को समावय और समावयवता कहते हैं। जैसे कि आप देखिए C5H12, ठीक है, C5H12 यानी कि पेंटेन है, तो पेंटेन जो है ना C5H12 सबका रहेगा, लेकिन इसका संरचना सूत्र क्या होगा, संरचना सूत्र बार बार अलग हो जाए। जैसे कि आप देखिए 3 टाइप का पेंटेन बनता है, एक नॉर्मल पेंटेन, एक आइसो पेंटेन और एक ठो बनता है नियो पेंटेन। आप देखिए यहाँ पे आप अगर गिन के देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, और 1, 2, 3, 4, 5 माने C5H12 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है और इसमें भी है, लेकिन आप देखिए संरचना सूत्र एकदम अलग है। ये आपका नॉर्मल पेंटेन हुआ जहाँ पर आप कार्बन का श्रृंखला लगा देंगे और हाइड्रोजन को लटका देंगे, ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉर्मल पेंटेन। यहाँ पे आइसो पेंटेन में आप क्या करेंगे, तो 4 ठो कार्बन को लगाएंगे, एक कार्बन को नीचे लटका देंगे, ये आपका हो जाएगा आइसोपेंटेन, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन तो आप लगाने जानते होंगे अगर 10th में आप पढ़ रहे हैं तो। और नियो पेंटेन, ठीक है, नियो पेंटेन में क्या होगा, तो 3 श्रृंखला लेंगे हम लोग कार्बन का, एक सीधी चेन लेंगे और बाकी 2 को प्रतिस्थापी के जैसा हम लटका के रखेंगे, ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन को हम लोग घुसा देंगे यहाँ पे एक एक करके, ठीक है, हाइड्रोजन को दे देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो
समावयवता क्या हुआ, तो वैसा यौगिक, वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा या तो वैसा यौगिक जिसका अणुसूत्र समान, मतलब सबका सूत्र क्या होगा, C5H12 होगा, लेकिन संरचना सूत्र क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। इसी घटना को समावयवता कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे जंतुओं में पोषण टॉपिक से कुछ सवाल उठा हुआ है, जैसे कि अमीबा में पोषण और पैरामीशियम में पोषण। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से, अमीबा और पैरामीशियम में। तो चलिए हम लोग देखने वाले अमीबा में पोषण कैसे होता है। ठीक है, देखिए पोषण जो होता है वो अमीबा में जो होता है पूर्ण रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर होती है ये लोग। ठीक है, और इसका चरण जो होता है वो 5 चरण में होता है। पहला अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर बहिष्करण। ठीक है, कुल मिलाकर 5 तरीके से मतलब कि उन लोग में भी और यहाँ जंतुओं में भी जो है 5 चरण में भोजन होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अमीबा देखते हैं। अमीबा में पोषण का क्या तरीका है, तो अमीबा देखिए सबसे पहला अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो प्राणी समपोषी और सरल है। ठीक है, तथा जलाशयों में पाया जाता है। इसका आकार अनियमित होता है, इसका कोई आकार नहीं होता। इसका भोजन क्या क्या होता है बच्चों, इसका भोजन जो होता है वो छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे कोशिकीय जीव होते हैं और छोटे मोटे मृत कार्बनिक पदार्थ इसके भोजन होते हैं। ठीक है, ये ग्रहण कहाँ से करता है, तो ग्रहण जो है कुटपाद के द्वारा करता है, जो एक कोई निश्चित भाग नहीं होता है। ठीक है, और इसकी क्रिया जो होती है उसको कहा जाता है फेगोसाइटोसिस विधि या भक्षकाणु विधि। भक्षकाणु विधि से ये करता है। ठीक है, बाकी ये कुटपाद के द्वारा करता है। पाचन जो होता है दोस्तों, इसका पाचन जो होता है वो रसधानी में, एंजाइम के द्वारा इसका पाचन होता है रसधानी में, और उसके बाद बहिष्करण कुटपाद के द्वारा ही हो जाता है। अब देखिए टोटल यहाँ पर 4 चरण है। ठीक है, 4 चरण है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे अमीबा है, केंद्रक इसका बीच में भोजन को यहाँ देखा है। ठीक है, जैसे ही भोजन देखता है ना, जिधर से भोजन देखता है वहाँ पर अपना कुटपाद बनाना निश्चित शुरुआत कर लेता है। यहाँ पर सेकंड चरण में कुटपाद बना के थोड़ा सा इसको अंदर लिया भोजन को। थर्ड वाले में आप देखिए अंदर ही ले लिया, पूरा भोजन को अंदर ले लिया, अवशोषित कर लिया है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ से बाहर कर रहा है बहिष्करण। ठीक है, और जहाँ से ये खाएगा वहाँ से बाहर कर देगा, यानी कि कुटपाद से अगर किया है, खाना खा रहा है तो कुटपाद से ही बाहर करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ अमीबा में जो है 3 चरण में हुआ है पोषण, अंतर्ग्रहण, अवशोषण जिसको पाचन बोलते हैं, और लास्ट में हुआ बहिष्करण। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अमीबा अपनी सतह पर अंगुलियों जैसा अस्थायी प्रवर्ध बनाता है, इन्हें ही कुटपाद कहते हैं। और कुटपाद खाद्य कण को घेर कर एक खाद्य धानी बना लेता है, और कोशिका द्रव्य में उपस्थित पाचक एंजाइम रिक्तिका या खाद्य धानी में प्रवेश करता है और इसको भोजन को पचा लेता है। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही अच्छा सवाल बन सकता है, अमीबा में पोषण का तरीका। ठीक है, कैसे पोषण करता है। अब आगे देखिए, रिक्तिका जो है, रिक्तिका घूमते घूमते कोशिका की सतह से चिपक कर फट जाती है, और तब अनपचा भोजन कोशिका से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीशियम में भोजन का क्या तरीका है। ठीक है, तो पैरामीशियम भी एक कोशिक जीव होता है और यह प्राणी संपोषी जीव है। इसकी कोशिका के आकार निश्चित होती है। देखिए अमीबा की निश्चित नहीं थी, बल्कि इसकी निश्चित है। इसमें एक विशिष्ट स्थान पाई जाती है, इसे कोशिका मुख कहा जाता है। इसमें भोजन कोशिका मुख के द्वारा होती है, मतलब कि अमीबा में होती है कुटपाद के द्वारा, और पैरामीशियम में हो जाती है कोशिका मुख के द्वारा। ठीक है, आगे है पैरामीशियम में चारों ओर की सतह पर पक्षमाभ यानी सीलिया उपस्थित होता है, जो भोजन के कण को पकड़कर कोशिका मुख तक लाता है, क्योंकि ये सीलिया रोया जो होता है चलायमान होता है। आप देखिए यहाँ पे ठीक है, ये आपका है पैरामीशियम, और यहाँ सीलिया पाया जाता है सब तरफ, और कोशिका मुख यहाँ पाएगा। अगर भोजन बाय चांस अगर भोजन यहाँ देखा है, अगर भोजन यहाँ है, ठीक है, अगर भोजन यहाँ पर है ये पैरामीशियम का, तो भोजन को जो सीलिया पकड़ कर इसको अगर कोशिका मुख यहाँ है तो कोशिका मुख के पास लाएगा, और फाइनली भोजन का जो भोजन कणों का सीलिया द्वारा पकड़कर कोशिका मुख तक ले जाना। और आगे है बहिष्करण जो होता है, वो बहिष्करण जो होता है कोशिका मुख के द्वारा ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो है 5 चरण में पूरा हो पाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि आनुवंशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है, या डीएनए का आनुवंशिकता डीएनए का आधार है। ठीक है, कैसे, देखिए आनुवंशिकता में डीएनए की निम्न भूमिका है। जैसे, तो यह एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसके नाइट्रोजन युक्त क्षारों की व्यवस्था में सभी आनुवंशिकताएं कूटबद्ध होती है। ये डीएनए के बारे में बताया। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो केंद्रक में पाया जाता है। फिर है यह विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। डीएनए ही जो है वो विभिन्नताएं को उत्पन्न करता है। और आगे यह जैव रसायन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है, कौन, डीएनए ही। ठीक है, और यह द्विगुण द्वारा अनुकृति बनाता है। आप देखते होंगे डीएनए जो है इस प्रकार से पाया जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका द्विगुणित होता है, और जो जनन के माध्यम से संतान तक पहुंचती है। यह आरएनए उत्पन्न करता है। आरएनए जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोटीन से नए शरीर की रचना हो जाती है। इस प्रकार पूरे कंप्लीट एक नया ये बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अम्ल क्या है।
ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट अम्ल के बारे में जानेंगे और सभी अम्ल एक जैसे होते हैं कि नहीं या कैसे होते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए सभी अम्ल अगर एक जैसे होंगे, फाइनली एक जैसे होते, क्योंकि अम्ल का काम क्या होता है, H+ आयन देना, ठीक है। इसीलिए आप कह सकते हैं सभी अम्लों की प्रकृति, मतलब कि सभी अम्ल इस मामले में तो एक है, लेकिन प्रकृति सबकी अलग-अलग, क्योंकि सब में एक जैसा अम्ल नहीं पाया जाता, ठीक है। जैसे नींबू में अलग है, इमली में अलग है, सब में अलग-अलग टाइप का अम्ल पाया जाता है। तो चलिए अब देखेंगे कि अम्ल क्या है। उर्दू में देखिए अम्ल को तेजाब कहा जाता है, ठीक है। और देखिए अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने पर खट्टे स्वाद के होते हैं, ठीक है। खट्टे स्वाद के होंगे, अम्ल होंगे। इनका स्वाद खट्टा होता है। यह नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, लाल करते हैं। नीले लिटमस पत्र को ये लाल करते हैं। और आरहेनियस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि अगर अम्ल को हम जब जल में घोलेंगे तब जल के साथ ये घुलकर H+ आयन जरूर देगा, H+ आयन देगा, ठीक है। और H+ आयन देगा। और खट्टे पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। और अम्ल को अंग्रेजी में एसिड भी कहते हैं। और एसिड शब्द की उत्पत्ति जो है यहाँ पर लैटिन शब्द एसियस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। एसियस का अर्थ ही क्या होता है, खट्टा। उसके बाद जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है, ठीक है। और ब्रोनस्टेड लेरी जो है ये बताया था कि जो अम्ल है वो प्रोटॉन देता है। और लुईस ने बताया था कि अम्ल जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है। 3 वैज्ञानिक यहाँ आए थे और तीनों अलग अलग तरीके से बात बोले थे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, लवण बनता है, ठीक है। अम्ल और जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या बनाता है, लवण। अब अम्ल को जल से जोड़ा जाता है तो H3+ हाइड्रोजन आयन बनता है, इस तरह से बन पाता है, ठीक है। और यहाँ तक अम्ल का pH मान का बात करें तो ये 7 से कम होता है और खट्टा होता है, ठीक है। और जैसे क्षारक का बात करेंगे तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्षारक के बारे में। तो क्षारक देखिए, क्षारक वैसे पदार्थ होते हैं जो कड़वे स्वाद के होते हैं और ये साबुन की तरह चिकने होते हैं। और स्वाद इनका कड़वा होता है और तीखा भी होता है। यह लाल लिटमस को नीला करता है, ठीक है। यह लाल, हाँ एक क्वेश्चन और आप यहाँ से याद कर सकते हैं अच्छे से कि अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस को नीला करता है। और आरहेनियस के अनुसार जब क्षारक को जल में घोला जाता है तो जल के साथ ही घुलकर OH- आयन दे देता है, ठीक है। अम्ल क्या करता है, H+ आयन देता है और क्षारक OH- आयन देता है। आगे देखेंगे क्षारक को अंग्रेजी में बेस कहते हैं। और जब क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो भी लवण बनता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये जनन वाले चैप्टर से, कि द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है, ठीक है। द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है, देखिए। तो द्विखंडन, ठीक है, तो इसके द्वारा, द्विखंडन के द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा 2 संतति जीवों का निर्माण होता है। जबकि बहुखंडन के द्वारा कई संतति जीवों का निर्माण होता है। नाम ही से पता चला, द्विखंडन मतलब 2 भाग में टूटना। और बहुखंडन का नाम क्या लग रहा है, तो बहुखंडन यानी बहुत बहुत ज़्यादा भाग में टूट जाना। फिर है द्विखंडन, यह अनुकूल परिस्थिति होता है, जबकि यह अनुकूल परिस्थितियों में होता है। जबकि बहुखंडन जो है अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों में होता है। अनुकूल में प्लाज्मोडियम में हो जाता है, जबकि प्रतिकूल में अमीबा में होता है। फिर आगे है ये द्विखंडन में कि जनक का शरीर का केंद्रक केवल एक बार विभाजित होता है, जबकि बहुखंडन में जनक का शरीर का केंद्रक लगातार विभाजित होते रहता है। नेक्स्ट है जनक शरीर का कोई भाग अवशेष के रूप में नहीं बचता। द्विखंडन में जनक शरीर का कोई भाग अवशेष के रूप में नहीं बनता है, जबकि बहुखंडन में जनक शरीर का अवशेष बच जाता है, ठीक है। उदाहरण आप बात करें तो अमीबा और पैरामीशियम, और यहाँ पर उदाहरण अमीबा प्लस प्लाज्मोडियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विखंडन और मुकुलन में अंतर। विखंडन और मुकुलन में क्या अंतर है, देखिए। विखंडन बोला है, इसमें द्विखंडन और बहुखंडन दोनों हो जाएगा। तो यह केवल एकोशिकीय जीव में होती है, जबकि यह एकोशिकीय और बहुकोशिक दोनों जीव में होती है। विखंडन का बात अगर करें तो जनक शरीर अपनी पहचान को खो देता है, जबकि बहुखंडन में जनक अपनी पहचान को नहीं खोता है, ठीक है। और द्विखंडन का बात करें तो जनक शरीर 2 या 2 से अधिक पुत्री कोशिका में विभाजित होती है, जबकि जनक शरीर विभाजित नहीं होती बल्कि एक छोटी अतिवृद्धि उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये हुआ आपका मुकुलन के बारे में। मुकुलन आपको जानते होंगे हाइड्रा में होता होगा, ठीक है। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है। हाइड्रा जैसे मान के चलिए कि इस तरह से हाइड्रा हुआ, मान के चलिए ऐसे लिया तो यहाँ पर मुकुल लगा होता है, ठीक है। यही मुकुलन होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे ऋतुस्राव क्यों होता है, ठीक है। ऋतुस्राव जो है क्यों होता है, देखिए। मान के चलिए कि यहाँ पे मादा जनन तंत्र के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, कि इसमें क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब से अंडाशय निकलता है, ठीक है। तो अंडाशय हर महीने एक अंड का मोचन करता है, ठीक है। और वह शुक्राणु का इंतजार करता रहता है और गर्भाशय भ्रूण के लिए हर महीने तैयारी करता है। इसलिए इसकी स्थिति अंतः भित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है। और निषेचन जब नहीं होता है तो यह सारा तैयारी और परत इत्यादि रुधिर के साथ टूट टूट कर योनि से बाहर निकल जाता है, ठीक है।
योनि से बाहर निकल जाता है, जो एक म्यूकस के रूप में, गंदे खून के रूप में निकलता है। इस स्थिति को ऋतुस्राव कहते हैं। इसमें 2 से 8 दिन का समय लगता है। इस चक्र में पूरे एक समय का चक्र लगता है, इसलिए इसको मासिक चक्र भी कहते हैं। इसको पीरियड्स भी कहा जाता है, ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी इसको कहा जाता है बच्चों। और जब जब मान के चलिए, जब यहाँ पे क्या बोलते हैं, निषेचन नहीं होता, तब ये चीज़ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है, तो ऋतुस्राव होता है, ठीक है। ऋतुस्राव क्यों होता है? देखिए, चूंकि अंडा से प्रत्येक माह एक अंड निकलता है और फिर यह शुक्राणु का इंतजार करता है। जब इसे शुक्राणु उस समय नहीं मिल पाता है, तो यह धीरे धीरे टूट कर रुधिर और म्यूकस के रूप में योनि से बाहर निकलता है, ठीक है। इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। यह क्रिया 28 से 30 दिनों में एक बार होती है, इसलिए इस चक्र को मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। और देखिए, थोड़ा सा अलग भी है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल सब लड़कियों में अलग होता है, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा इसको समझाते हैं। अगर मंथ का शुरुआत, अगर डे 1 से शुरुआत हुआ है, अंडा का बनना डे 1 से हुआ है, तो 1 से 14 दिन तक की, थोड़ा अभी आना लो। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए कि अगर डे 1 में अंडा बना है, ठीक है, डे 1 में अंडा बना तो 1 से 14 दिन तक ये वेट करेगा और फेलोपियन नलिका में, और नहीं मिलने पर चक्र के माध्यम से 18 से 19 दिन से निकलना चालू होगा और 27 से 28वें दिन तक पुनः खत्म होकर फिर से 1 डेज वाली पूरा प्रक्रिया आ जाएगी, ठीक है। यही होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नेक्स्ट है रजोदर्शन। क्या होता है? तो पहले ऋतुस्राव को, जब लड़कियों में पहला बार पीरियड्स आएगा, पहला बार जो ऋतुस्राव होगा, तो उसको रजोदर्शन कहते हैं। और यह ऋतुस्राव 45 से 50 सालों में खत्म हो जाती है। और आगे रजो निवृत्ति क्या होती है? तो मासिक धर्म के अस्थायी रूप से बंद हो जाने का, यानी पीरियड्स के अस्थायी धर्म का बंद हो जाने को रजो निवृत्ति कहते हैं। महिलाओं में 45 से 50 साल अंडाणु बनता है, फिर मासिक धर्म भी बंद हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया पोषी स्तर क्या है, और एक पोषी स्तर का उदाहरण देकर इसको समझाना है। पोषी स्तर, ठीक है। तो आहार श्रृंखला के विभिन्न चरणों को पोषी स्तर कहते हैं। इन अलग अलग चरणों पर स्थित जीवों के पोषण की प्रकृति क्या होती है? अलग अलग होती है। और आगे है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दे और इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए, ठीक है। एक आहार श्रृंखला का हमको उदाहरण देना है। देखिए, सबसे पहले आहार श्रृंखला क्या होता है? तो सिंपल एक सरल तरीका में होता है, ठीक है। पहला हम लोग घास लेंगे, उत्पादक होगा, फिर इसको टिड्डा खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा ये। टिड्डा को मेढक खा जाएगा, ये द्वितीयक उपभोक्ता होगा। और फिर सांप होगा, जो तृतीयक उपभोक्ता होगा। फिर बाज हो जाएगा, ठीक है, जो सर्वोच्च मांसाहारी यहाँ पर होगा। और लास्ट में अपघटक के द्वारा इसका अपघटन हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये एक पोषी स्तर था। अब आगे देखिए, इस आहार श्रृंखला में उत्पादक एवं विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ता अलग अलग पोषी स्तर होते हैं। सर्वोच्च उपभोक्ता की मृत्यु के बाद अपघटक उसके मृत शरीर का अपघटन करते हैं और उससे पोषण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मृत जीवी सूक्ष्मजीव भी एक महत्वपूर्ण पोषी स्तर बनाते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आहार जाल से लिया गया, खाद्य जाल से, ठीक है। तो आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जाल का रूप धारण करती है और इसे ही आहार जाल कहा जाता है, और यह अनेक दिशीय होती है। वहीं पर खाद्य श्रृंखला का बात करें तो वो एक दिशीय होता है। देखिए यहाँ पे उदाहरण क्या, सांप है, ठीक है। उदाहरण आप देख लीजिए। सबसे पहले मान के चलिए पौधा लिए, खरगोश खाया इसको, फिर लोमड़ी खा गया इसको। सांप को यहाँ चील खाया, फिर यहाँ पौधा से पौधा को चूहा खाया, चूहा को चील खाया। फिर यहाँ पे देखिए, पौधा को तिलचट्टा खाया, फिर इसको मेढक, फिर सांप। तो कुल मिला के इस तरह से आहार श्रृंखला शाखान्वित होती है, कई शाखा में यह बटी होती है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में बौनेपन का क्या कारण होता है, ठीक है। देखिए, तो मनुष्य में बौनेपन का मुख्य कारण क्या होता है? मनुष्य में बौनेपन का कारण पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला वृद्धि हार्मोन स्टिमुलेटिंग की कमी से होता है। स्टिमुलेटिंग की कमी से होता है। वृद्धि हार्मोन शरीर में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। अगर बाल्यावस्था में इस हार्मोन की स्राव में कमी आ जाती है, जिसके कारण से मनुष्य में बौनेपन का काम आता है। वैसे भी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसका लक्षण क्या है? तो बौनेपन का लक्षण क्या होता है? तो रीढ़, हाथ और पैर अपेक्षा के मुताबिक नहीं बढ़ता है। घुटनों का टेढ़ापन हो जाना, खोपड़ी का मोटा हो जाना, लड़खड़ाती चाल होती है और पसलियाँ चौड़ी हो जाती है। तो ये आपका बौनेपन का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो निकट दृष्टि दोष क्या, निकट की वस्तु जब साफ साफ दिखाई देती है पर दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। वहीं पर दूर दृष्टि दोष क्या, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है पर निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, इसको दूर दृष्टि दोष कहा जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, ठीक है। आगे है, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है इसमें से, निकट दृष्टि दोष में, और दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस पतला हो जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो होती है वो रेटिना से पहले बन जाती है, जबकि दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से बाहर बनती है। आगे
निकट दृष्टि दोष का उपचार जो होता है वो अवतल लेंस वाले चश्मे से किया जाता है, क्योंकि अवतल लेंस जो होती है वो प्रकाश की किरण को मोड़ती है और मोड़कर वापस जो है प्रतिबिंब रेटिना पर बना देती है। ठीक है। अच्छा, उत्तल लेंस जो है फैलाती है, सॉरी दोस्तों, अवतल लेंस जो है फैलाती है। ठीक है। और रेटिना से पहले जो बना है, मान के चलिए रेटिना अगर यहाँ है, प्रतिबिंब यहाँ बना है, तो अवतल लेंस जैसे लगाएंगे हम लोग, अवतल लेंस ऐसे लगा देंगे तो ये प्रकाश किरण को क्या करेगा, फैलाएगा। ठीक है, फैलाएगा और वापस प्रतिबिंब को यहाँ पर बनवा देगा, इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। वहीं पर उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं ये दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, क्योंकि यह प्रकाश किरण को मोड़ने का काम करती है। और यहाँ प्रतिबिंब बाहर बनता है, बाहर बनता है ना, मान के चलिए कि प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर बना है बाहर। ठीक है, रेटिना अगर यहाँ है और बाहर बना है प्रतिबिंब, तो यहाँ पर हम पहले ही क्या करेंगे, यहाँ पे उत्तल लेंस लगा देंगे, ये प्रकाश किरण को मोड़ देगा। मोड़ने के बाद यहाँ जो बना है उसको यहाँ पर फिर से बनवा देगा। फिर आगे है कि नेत्र लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि में क्या होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, जबकि दूर दृष्टि में लेंस की फोकस दूरी जो है अधिक बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, इसके कारण उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। और दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की वक्रता जो है घट जाती है, जिससे फोकस दूरी अधिक हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब देखिए कुछ समीकरण सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। देखिए अगर आप अभी तक आप अगर न्यूमेरिकल का वीडियो नहीं देखे तो जरूर न्यूमेरिकल का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर दर्पण के दोनों अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बहुत ही बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल अपलोड कर दिया गया है। और अगला वीडियो आपको मिलने वाला है लेंस का। ठीक है, और एक आपको किरण आरेख का बनावट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे समीकरण सॉल्व कर, समीकरण को संतुलित कैसे करें। देखिए H2 + O2 दिया है और H2O दिया है। ठीक है, आप क्या करेंगे, H को एक साइड लिखेंगे, मतलब एक तरफ अभिकारक और उत्पाद को अलग लिखेंगे। अभिकारक यहाँ H और O है और उत्पाद यहाँ पर H और O है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो देखिए यहाँ पे H2 2 ठो है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर 1 ठो है। यहाँ पर बात करें तो H2 2 है, इसका मामला क्लियर है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे तो 2, अगर यहाँ 2 लगाएं तो हाइड्रोजन में भी 2 लगाए। ठीक है, तो यहाँ भी 2 लग जाएगा और यहाँ हम लोग फिर 2 लगाएंगे, तब जाके आपका पूरा हो जाएगा 2H2 + O2 और 2H2O। अब आप देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है 2 ठो, फिर यहाँ पे 4 को हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 2 ठो, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, कुछ और सवाल है जैसे कि Na + O2 और Na2O, तो यहाँ पर हम लोग 4 लगा देंगे, Na के पास, सोडियम के पास 4 लगाएंगे, तो यहाँ देखिए आप 2 दूना 4, यहाँ भी क्लियर है। ठीक है, यहाँ भी 2 लगाएंगे आगे, तो 2 दूना 4 आपका सोडियम हो गया और ऑक्सीजन आपका यहाँ 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन अगर 2 दिए हैं तो इसके लिए भी 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। फिर आपका K + H2O और KOH + H2, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 लगाएंगे तो 2K हो जाएगा प्लस 2H2 हो जाएगा, यहाँ पर 2KOH + H2 लगाएंगे, समीकरण यहाँ पे संतुलित हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं MnO2 + HCl और MnCl2 + Cl2 और H2O। ठीक है, तो अभिकारक को एक साइड लिखेंगे और उत्पाद को एक साइड लिखेंगे और दोनों को हम लोग देख लेंगे कितना कितना ये परमाणु लगा है, उसके बाद लगा लेंगे आराम से। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से है, अगला क्वेश्चन है N2 + H2 = NH3, N2 + H2 = NH3। तो N2 देखिए, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है। ठीक है, और यहाँ नाइट्रोजन 3 ठो है। ठीक है, यहाँ 3 ठो है और 3H2। ठीक है, हाइड्रोजन 3 ठो है, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 ठो है। ठीक है, और क्या होगा इसका, तो N2 + H2 है और NH3 है। अच्छा, हम लोग को यहाँ देखना नीचे, तो N2 + 3H2 लगा है और 2HN3। अब देखिए आपके हाइड्रोजन यहाँ 2 है, 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है। ठीक है, और नाइट्रोजन यहाँ 2 × 6 है, यहाँ पर 3 है नाइट्रोजन, मतलब कि 3 है हाइड्रोजन और यहाँ, हाँ ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर 3 हुआ। क्लियर है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगला कुछ सवाल है, यहाँ पर अगला कुछ सवाल है जैसे कि FeH2O और Fe3O4 + H2, तो Fe देखिए यहाँ पे अकेला पीस है और यहाँ पर 3 पीस है Fe3, तो 3 गो है, इसको 3 से गुना कर देंगे, हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। ठीक है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 4 लगा देंगे अगर, तो 4 ऑक्सीजन हो जाएगा क्लियर, और 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ 4 बैठा देंगे, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। क्लियर है ये मामला। ठीक है, अगला कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रॉल करके हम दिखा दे रहे हैं, क्योंकि सारा को सॉल्व कराना इतना आसान नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा आपका। चलिए अगला कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अवतल दर्पण से किरण बनाव का आरेख देखेंगे हम लोग, जब वस्तु क्या हो F और C के बीच में। ठीक है, F और C के बीच में। अब देखिए अवतल दर्पण लिया गया है और अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ धसा होता है। ठीक है, धसा होता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले फोकस यहाँ है, ध्रुव है और यहाँ पर C है आपका।
एफ और सी के बीच में रखे हैं ना, एफ और सी के बीच में रखे। सबसे पहले क्या करेंगे, मुख के समांतर एक किरण दौड़ाएंगे जो आपका फोकस से गुजर जाएगा, और फिर एक किरण को लेंगे हम लोग कहाँ, दर्पण के ध्रुव से लेंगे, जितना डिग्री कोण बना के आएगा, जितना डिग्री कोण बनाकर जाएगा। अब देखिए कुल मिलाकर कहाँ कटा है, तो सी पे कट रहा है, ठीक है, सी पे कट रहा है, इसलिए इसका प्रकृति उल्टा होगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उसके बाद बात करें वस्तु से बड़ा बनेगा, ये वस्तु से बड़ा बनेगा, और उसके बाद स्थान इसका वक्रता केंद्र के बाहर बनेगा, ठीक है, वक्रता केंद्र के बाहर स्थान बनेगा। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब वस्तु अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण से किरण आरेख हमको बनाना है जब वस्तु कहाँ पर हो, सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर हो। देखिए हम लोग फिर से वही काम करेंगे, ध्रुव लेंगे, फोकस लेंगे और वक्रता केंद्र लेंगे, और इस बार वक्रता केंद्र पे ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को रखेंगे। पहला किरण को कहाँ से दौड़ाएंगे, तो मुख इसके समांतर, और ये जाएगा कहाँ से, फोकस से। और दूसरा ले लेंगे हम लोग दर्पण के ध्रुव, हाँ दूसरा भी ले लेंगे हम लोग इधर से, ठीक है, दूसरा भी ले लेंगे यहाँ से मुख इसके समांतर इधर से, और ये भी चल जाएगा कहाँ से, ये फोकस से चल जाएगा, ठीक है, फोकस से चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोकस पे कटता है इसकी वजह से, ठीक है, फोकस पे आपका जो है सी पे ही कटा है, सी पे कटा है, ठीक है, यहाँ पे सी पे ही कटा है, फोकस पे आपको दिख रहा होगा पर कटा आपका सी पे है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र पर अगर रखेंगे तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आकार इसका बिल्कुल बराबर होगा, स्थान आपका सी पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ठीक है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं यहाँ पे। ये आपका अर्थ है, और अर्थ के बाद आपको विरल और सघन माध्यम मिलेगा, ये वायुमंडल है, ठीक है, और सन का रोशनी, सन का प्रकाश जो है फैलता है यहाँ पर टकरा के, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ छोटे मोटे धूल कण, वाष्प, जलवायु सभी चीज पाए जाते हैं, इसके चलते यहाँ पर ये प्रकाश का किरण का फैला होता है, ठीक है। अब देखते हैं आंसर इसका। तो जब प्रकाश की किरणें सूर्य से निकलकर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कण, जलवाष्प, धूल कण, गैसें प्रकाश की किरण में उपस्थित नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देती है, यानी फैला देती है, क्योंकि कणों का साइज नीले रंग को फैलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा होता है। और इसके साथ ही साथ नीले रंग का तरंगदैर्ध्य भी कम होता है और वह पूरे वायुमंडल में फैल जाता है, इसलिए स्वच्छ आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज को ज्ञात करना है, ठीक है। अवतल दर्पण है और वक्रता त्रिज्या दे रखा है और बिंब का लंबाई दिया है और 36 सेंटीमीटर दूरी यानी फोकस दूरी दे रखा है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे दिया है आर बराबर, यानी आर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, तो -40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एफ निकाल लेंगे, एफ बराबर r/2 होगा और एफ बराबर -20 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और हमको एच बराबर यानी कि बिंब की ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर और यू तो हमेशा माइनस में होता है, ठीक है, आपको आज सुबह न्यूमेरिकल वीडियो में बता रखे हम, तो यू बराबर -36 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर भी हमको निकालना है। देखिए अब सबसे बड़ा बात हम लोग करेंगे क्या, दर्पण सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र से तो 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f, और 1/v प्लस 1/u का मान दिखाएंगे -36 और बराबर 1/-20 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर 1/v बराबर देखिए आप 1/-20 यहाँ दिया, इसको पहले लिखेंगे और प्लस वाला 1/36 को इधर लेके आएंगे, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इसका भिन्न का जोड़ निकाल देंगे, यहाँ पे 20 और 36 का भिन्न का जोड़ 180 आएगा, 20 नवा 180 आएगा, 1 नवा 9 और 36 पचे 180 होता है, 1 पचे 5 हो जाएगा यहाँ पे। कुल मिलाकर यहाँ 1/v बराबर -4/180 आएगा और -4v बराबर आएगा 180 और v बराबर आ जाएगा 180/4, ठीक है, तो 45 आ जाएगा। देखिए -v बना, इसका मतलब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब हम लोग को इसका प्रकृति निकालना है, तो प्रकृति हम लोग कैसे निकालेंगे, आवर्धन निकाल देंगे, ठीक है। आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है h'/h और बराबर -v/u होता है, तो h' हमको नहीं दिया है, यही निकालना है, h'/10 हो जाएगा और -v दिया है ना, तो माइनस और माइनस का 45/36। अब h'/10 बराबर कितना हो जाएगा, 45/-36 हो जाएगा और -36 h' बराबर होगा 10 गुना 45, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुना 45 होगा और h' बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुना 45 बट्टे -36। जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो h' बराबर आएगा -25/2 यानी कि 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमको इसका प्रकृति लिखना है, तो पहला बात कि भी क्या था, माइनस में था, भी माइनस में था, इसका मतलब दर्पण के आगे बनेगा 45 सेंटीमीटर दूर और वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, ठीक है, और आकार -12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है, विद्युत धारा के उपयोग से क्या क्या खतरा है, तो लघुपथन और अतिभारण दो टाइप के खतरे होते हैं, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो पहले हम लोग अतिभारण देखेंगे, तो कई बार कई बार कम क्षमता के तार के साथ अधिक क्षमता वाले उपकरण को जोड़ा जाता है, तो ऐसी स्थिति में तार का भार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर तार जल उठता है, इस घटना को अतिभारण कहते हैं।
अतिभारण से हानि क्या होता है, तो अतिभारण से क्षति, तार का गर्म हो जाना, विद्युत रोधित आवरण का गलाना, फिर शॉर्ट सर्किट का होना, फिर परिपथ का बर्बाद हो जाना और इम्पोर्टेंट उपकरण की हानि हो जाती है। फिर विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है या लघुपथन क्या होता है, ठीक है। देखिए, तो जब दो नंगे तार यानी विधुरमय और उदासीन, ठीक है, विधुरमय उदासीन तार दोनों नंगे होंगे और आपस में संपर्क में आ जाते हैं, तो उस समय चालक तार का प्रतिरोध बिल्कुल शून्य हो जाता है, जिससे रुकावट उत्पन्न करने वाला कोई नहीं होता और विद्युत धारा बहुत तेज बहने लगती है। विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे परिपथ में लगे सारे उपकरण जल जाते हैं या उड़ जाते हैं। इसे ही लघुपथन या शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों से हम लोग बचाव के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो घरेलू परिपथ में अतिभारण से और लघुपतन से बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो पहला उपाय संबंधन, यानी तार को जो बांधेंगे बढ़िया तरीके से, यानी कि तारों का संबंधन कसा होना चाहिए, फ्यूज अच्छा होना चाहिए। मतलब कि आप समझ लीजिए फ्यूज अगर उड़ रहा है तब समझ लीजिए आप अच्छा है फ्यूज, अदरवाइज अगर फ्यूज उड़ नहीं रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। फ्यूज अगर उड़ेगा तो परिपथ को, अगर वो उड़ गया तो आगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी नहीं, जिससे पूरा परिपथ आपका उड़ने से बच जाएगा। दो परिपथ का उपयोग करेंगे हल्के और भारी उपकरण के लिए, और नंगे पैर हम लोग काम नहीं करेंगे, नंगे पैर कार्य नहीं करें, और पानी छू कर कार्य नहीं किया जाना चाहिए। फिर जब कार्य कर रहे हो तो आसपास की सावधानी देखें, प्लस कोई आदमी इसको टच ना करे, मतलब छुए नहीं। फिर परिपथ को मेंस से जब भी जोड़े तो कई हिस्सों में बांटे, जिससे लोड ज़्यादा नहीं पड़ेगा, और अच्छे तारों का प्रयोग करें और तारों की मोटाई भी अच्छी हो, ठीक है। और जब कुछ जोड़ रहे हो तो उसे टेप से अच्छी तरह से लपेट दिया जाना चाहिए, और एक तार में ज़्यादा लोड नहीं, जैसे कि फ्रिज, एसी, हीटर इत्यादि बड़े उपकरण को अलग अलग तार के साथ जोड़ना है। और फ्यूज को हमेशा क्या करना है, विधुन यानी गर्म तार से जोड़ा जाना है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखिए, तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि जब वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO यानी एक परत बना लेता है, ऑक्साइड का बदल जाता है, और इसे जलाने में काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए पहले इसे रेगमाल, जिसे साफ करते हैं, रेगमाल द्वारा ऑक्साइड को साफ किया जाता है, तत्पश्चात फिर क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर का क्या करता है, विस्थापन कर देता है, ठीक है, और लोहे का सल्फेट बना लेता है, जो हरा रंग का होता है। इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि यह रंग गहरा नीला हो जाता है। हरा रंग पहले होता है और यह गहरा नीला होता है, जो बदल कर हरा हो जाता है, ठीक है। पहले आपका गहरा नीला होता है और बाद में कलर बदल कर क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। देखिए, इसके लिए कुछ समीकरण है। तो Fe+CuSO4 यानी कि लोहा और कॉपर सल्फेट यहाँ दिया, नीला रंग का था पहले से, और बाद में FeSO4 यानी लोहा का सल्फेट बना लिया, और लास्ट में कॉपर को क्या किया, इसके ही यौगिक से विस्थापित कर दिया, क्योंकि लोहा ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए हरा कलर इसका बन जाता है। फिर आगे श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो सभी जीव जीवित रहने के लिए भोजन उपयोग करता है, और भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूट कर ग्लूकोज बनता है, ठीक है, और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा देता है, और इस विशेष दहन अभिक्रिया का नाम ही क्या होता है, श्वसन होता है। और क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकल रही होती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। इसका एक समीकरण होता है C6H12O6 ग्लूकोज प्लस CO2 यानी ऑक्सीजन, और प्लस 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस 6H2O और प्लस ऊर्जा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिप्सम। जिप्सम एक क्या है, तो जिप्सम जो है उसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, ठीक है, जिप्सम। और प्लास्टर और पेरिस का सेम यही होता है, सिर्फ हाफ H2O लगा होता है। तो क्या हो जाएगा जिप्सम, तो जिप्सम एक लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल मौजूद होता है, जिसमें जल के 2 अणु होते हैं। अब प्लास्टर और पेरिस देख लेते हैं। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, रासायनिक सूत्र आपका क्या होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 × आधा H2O, हाफ H2O। रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, जहाँ हाफ लगेगा उसको हेमी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बनाने की विधि क्या है, तो जिप्सम को 373 केल्विन यानी कि 120 डिग्री सेल्सियस के ताप पर अगर गर्म करते हैं तो ये जल के अणु का त्याग करता है, और त्याग करने के बाद कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि CaSO4 × हाफ H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है। इसका गुण क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर जिप्सम बन जाता है। इसका उपयोग कहाँ करेंगे हम लोग जिप्सम का, तो शल्य चिकित्सा में, हड्डी को सही करने में, फिर मूर्ति के साँचे बनाने में, फिर दीवारों के प्लास्टर ऑफ या POP कराने में, और खिलौना बनाने, सजावट का सामान इत्यादि में जिप्सम का उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे कुछ प्राकृतिक अम्ल के स्रोत, ठीक है। तो सिरका में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आपका संतरा है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दही और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद नींबू में है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक का डंग में मेथनाइक अम्ल। नेटल का डंग में मेथनाइक अम्ल पाया जाता है। फिर आगे खट्टा फल में सिट्रिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद लाल चींटी और बिच्छू का डंग में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है।
आमाशय या पेट या उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है HCl, और आगे है चाय में टैनिक अम्ल, और विटामिन सी में एक्सकॉर्बिक अम्ल यानी आंवला वगैरह में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे धातु ऑक्साइड, ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं या द्विधर्मी ऑक्साइड भी कहा जाता है। उदाहरण क्या है, तो सबसे अच्छा है Al2O3 और ZNO। अब आगे देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड को इसलिए उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है क्योंकि यह अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण को दिखाता है। अगला है पौधों में रासायनिक नियंत्रण समन्वय कैसे होता है। तो पादप हार्मोन के बारे में आपको डिटेल में जानना है। ठीक है, देखिए पौधों में सिर्फ रासायनिक नियंत्रण ही होता है, बल्कि पौधों में तंत्रिका नियंत्रण नहीं होता क्योंकि इसके पास मस्तिष्क नहीं होता है। अब पादप हार्मोन है क्या, तो पौधों के अंदर रासायनिक पदार्थों के द्वारा होने वाले रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय पौधों में रासायनिक नियंत्रण और समन्वय कहलाता है, और ये रासायनिक पदार्थ ही पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। ठीक है, और या तो फिर वैसा बोल सकते हैं कि वैसे रासायनिक पदार्थ जो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करने का काम करता है उसे पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन के 5 प्रकार, तो पादप हार्मोन टोटल जो 5 प्रकार के होते हैं, पांचों को आपको ध्यान से समझना है क्योंकि सवाल यहीं से बनेगा। ठीक है, पिछले बार ऑक्सीजन से सवाल आ चुका था एक बार। चलिए हम लोग ऑक्सीजन को देखेंगे। पहला जो है ऑक्सीजन है, स्थान कहाँ होता है, तो शीर्ष में। ठीक है, शीर्षस्थ ऊतक में पाया जाता है, संश्लेषण स्थान पर यह पाया जाता है। इसका कार्य क्या है, तो कोशिका विभाजन करना है, लंबाई को बढ़ाने का काम करता है ऑक्सीजन। फलों और पत्तियों को समय गिरने से ये रोकता है। फिर खरपतवार जो एक्स्ट्रा हो जाता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। आगे कोशिका का दीर्घायु जवान रखता है कोशिका को, और बीज रहित फल का उत्पादन करता है। ठीक है, जिसमें बीज नहीं, जैसे केला और अंगूर का। फिर आगे जिब्रेलिन्स, तो जिब्रेलिन क्या है, ऑक्सीजन के जैसा होता है, शीर्ष में होता है, कोशिका विभाजन का काम भी करता है जिब्रेलिन। कार्य क्या है, तो तनों की लंबाई में वृद्धि और तनों की मोटाई को भी बढ़ाता है, बीजों के अंकुरन को बढ़ाता है, ये पुष्प के खिलने में सहायता करता है, और बीज रहित फल के उत्पादन में भी काम करता है। फिर आपका है साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन तो ये क्या है, तो यह जीर्णता को रोकता है, यानी कि बूढ़ा होने से ये बचाता है। कार्य इसका क्या है, तो पौधों को हरा रखता है ये और ताज़ा रखता है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, कोशिका के विभाजन को ये प्रेरित करने का काम करता है साइटोकाइनिन। और आपका है फिर आगे कोशिका द्रव को विभाजन करता है। फिर नेक्स्ट है एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल तो यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, और सभी हार्मोन के विपरीत काम करता है। जितने भी हार्मोन सब अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा काम करता है। प्रोटीन का संश्लेषण प्रोत्साहित करता है, उसके बाद सूखे की स्थिति में रंध्र को बंद कर देता है, सूखे की स्थिति में रंध्र को बंद करता है, और पत्तों का हरापन खत्म करता है, यानी झाड़ता है, पत्ता को ये झाड़ देता है। फिर पौधे को जीर्ण स्थिति में पहुंचाता है, और ज़्यादा एब्सिसिक अम्ल से पौधा बौना हो जाता है। नेक्स्ट है एथिलीन, अंतिम जो पादप हार्मोन है उसका नाम है एथिलीन। तो यह एक गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकाता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से फल को पकाता है, और कृत्रिम रूप से अगर फल पकाना हो तो हम लोग कार्बेट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, फिर तनों के फूलने में सहायक होता है, और मादा पुष्पों की संख्या को भी ये बढ़ाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हमारी गतिविधि पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है। तो हमारी गतिविधि पर्यावरण को निम्नलिखित तरीके से प्रभावित करती है, जैसे तो मानव की गतिविधि से अनेक प्रकार के पर्यावरणीय समस्याएं हो रही है, वनों की कटाई बड़े पैमाने पर हो रही है यहाँ पे, और मुख्यतः हमारी गतिविधि की वजह से 4 प्रकार की पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गई, जैसे कि प्रदूषण। ठीक है, तो प्रदूषण संसाधनों का प्राकृतिक संसाधनों का प्रदूषण दूषित होना क्या कहलाता है, प्रदूषण, और ये टोटल 4 प्रकार का होता है। जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, चारों के बारे में आप डिटेल में लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में देखेंगे हम लोग पर्यावरणीय समस्याएं, क्या क्या पर्यावरणीय समस्याएं हैं। देखिए, तो वे समस्याएं जो पर्यावरण से संबंधित होती है उन्हें पर्यावरणीय समस्याएं कहा जाता है। पर्यावरणीय समस्याएं मुख्यतः वैश्विक समस्या होती है, और पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम हैं, एवं बहुत सारे संगठन जो पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधों में तो नुकसान होता ही है पर्यावरण के नुकसान होने से। ठीक है, तो हमारी जितनी भी गतिविधियां पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है बच्चों। ठीक है, तो ये था आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 80 में 80 आपको लूटना है, तो आपको देखना ही पड़ेगा ये वीडियो। ठीक है, और उसके बाद अभी कुछ देर बाद आपको एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा। उम्मीद रहेगा दोस्तों कि वहाँ से कुछ ना कुछ सवाल जो एक कम से कम 5 या 10 सवाल आपको ज़रूर उस वीडियो से मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू, जय हिंद, जय भारत।